नमस्कार दोस्तों। आज भारत के भूगोल में अपन बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों की। यानी हमें भौतिक प्रदेश पढ़ना है। भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ने से पहले हम भौतिक प्रदेश जो शब्द है आपके सामने उसका अर्थ समझना है। इसमें दो शब्दों का मेल है, एक भौतिक और दूसरा है प्रदेश। भौतिक का मतलब होता है जो दिखाई देता हो, जो दिखाई दे, जिसे छू सकें, जिसे महसूस कर सकें, तथा जिसका निश्चित आकार हो, जिसके आधार पर उसे अन्य से अलग किया जा सके, उसको तो कहते हैं भौतिक। वो समस्त वस्तुएं जो दिखाई देती हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें महसूस कर सकते हैं और जिनका निश्चित आकार होता है, जिसके आधार पर उन्हें अन्य से अलग किया जा सकता है, उनकी पहचान की जा सकती, ऐसी वस्तुओं को भौतिक कहेंगे। और प्रदेश का मतलब है भूभाग। कहने का मतलब भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अपन पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करते हैं जो बिना किसी यंत्र की सहायता के हमें नग्न आंखों से दिखाई देता है। और याद रखें, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, वो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता। इसका मतलब भौतिक प्रदेश के अंतर्गत है ना, वो पृथ्वी के आंतरिक भागों का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो हमें दिखाई देता है, और उस भाग को धरातल कहते हैं। तो एक पर्सन आए, मान लो पूछ लिया जाए कि भौतिक प्रदेश के अंतर्गत पृथ्वी के किस भाग का अध्ययन किया जाता है, जवाब होगा पृथ्वी के धरातलीय भाग का अध्ययन किया जाता है। अब अपनी जो पृथ्वी का ये जो धरातल है ना, वो भी समान स्वरूप में नहीं है। इस पर भी ऊंची नीची उबड़ खाबड़ अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। उन ऊंची नीची उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियों को अपन कहते हैं उचावच। तो उचावच किसे कहा जाता है? पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली उबड़ खाबड़ ऊंची नीची स्थलाकृतियों को उचावच कहते हैं। याद रखें, मुख्य तौर पर इन उचावचों को अपन दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, एक प्रथम श्रेणी के उचावच और दूसरा द्वितीय श्रेणी के उचावच। प्रथम श्रेणी के उचावच और द्वितीय श्रेणी के उचावच। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रथम श्रेणी के उचावच में महाद्वीप और महासागर शामिल हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन से उचावच प्रथम श्रेणी के उचावच के अंतर्गत आते हैं। वहां ऑप्शन में आ जाए महाद्वीप, महासागरीय मग्न तट, महासागरीय मग्न ढाल या नीतल सागरीय मैदान। तो याद रखें, प्रथम श्रेणी के उचावच में महाद्वीप और महासागर शामिल हैं। फिर इन महाद्वीपीय भूभागों पर अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जैसे कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। ये द्वितीय श्रेणी के उचावच में आते हैं। इसी प्रकार सागरीय भागों में महाद्वीपीय मग्न तट, मग्न ढाल, नीतल सागरीय मैदान, महासागरों में डूबी हुई पर्वत श्रेणियां जिनको कटक कहते हैं, समुद्री पहाड़ियां, वो सारे द्वितीय श्रेणी के उचावच में आते हैं। तो अपने जो भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया जाता है? तो यहां याद रखना, भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अध्ययन तो किया जाता है पृथ्वी के धरातलीय भाग का, और भौतिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण है वो किया जाता है उचावचों के आधार पर।
अब सवाल आता है कि भारत को सामान्यतः किन उच्चावचीय प्रदेशों में बांटा जा सकता है। तो भारत को आप मुख्यतः 4 उच्चावचीय प्रदेशों में बांटकर पढ़ सकते हो। एक तो पर्वत, एक पहाड़ियां, एक है पठार और एक है मैदान। तो भारत में प्रमुख जो उच्चावचीय क्षेत्र हैं, भूआकृति विज्ञान के अनुसार ये 4 प्रमुख उच्चावचीय क्षेत्र हैं। पहला पर्वत, दूसरा पहाड़ियाँ, तीसरा पठार और चौथा है मैदान। अब इनमें अंतर क्या है, या यूं कहें कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर तो पर्वतों का विस्तार है, कितने प्रतिशत भाग पर पहाड़ियों का विस्तार है, कितने प्रतिशत भाग पर पठारी स्वरूप पाया जाता है और कितने प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार है। तो याद रखें, भारत के कुल भूभाग के लगभग 10.7% भाग पर तो पर्वत हैं, संपूर्ण भूभाग के लगभग 18.6% भाग पर पहाड़ियों का विस्तार है। अब सवाल ये आता है कि पर्वत और पहाड़ी में क्या भेद है। तो याद रखें, पर्वत का मतलब वो उच्च प्रदेश जिनकी ऊंचाई 2135 मीटर से अधिक होती है। तो पर्वत तो होते हैं आपके 2135 मीटर से अधिक ऊंचे, वो तो कहलाएंगे पर्वत। और जो उच्च संरचनाएं 2135 मीटर तक ऊंची होती हैं उनको कहेंगे आप पहाड़ी। इसका मतलब होगा 2135 मीटर तक ऊंचे, ये तो 2135 मीटर से अधिक ऊंचे वो तो कहलाएंगे पर्वत, और जो 2135 मीटर तक ऊंचे हैं वो कहलाएंगे आपकी पहाड़ियां। इसके बाद तीसरा जो उच्चावचीय प्रदेश है वो है आपका पठारी प्रदेश, वो लगभग 27.7% भाग पर इसका विस्तार है। लगभग कितने प्रतिशत भाग पर? 27.7% भाग पर। जबकि भारत के संपूर्ण भूभाग में सर्वाधिक क्षेत्र पर मैदान का विस्तार है और मैदानी स्वरूप है वो कुल धरातल के लगभग 43% भाग पर फैला हुआ है। अब इस पठार की ऊंचाई की भी बात करें तो पठार भी अपने आप में एक उच्च भूमि होती है, लेकिन उतनी ऊंची नहीं होती जितनी पर्वत और पहाड़ियां होती हैं। सामान्यतः पठार उन उच्च भूआकृतियों को कहा जाता है जो 305 से लेकर के 915 मीटर तक ऊंचे होते हैं। 305 मीटर से 915 मीटर तक ऊंचे जो उच्च भाग होते हैं वो कहलाते हैं आपके पठार। दोबारा देखिए, भारत में या भारतीय धरातल पर उपस्थित प्रमुख उच्चावचीय प्रदेश कौन से हैं? तो नंबर 1 आपका पर्वत, और ये भारत के कुल भूभाग के लगभग 10.7% भाग पर विस्तृत है। यहाँ पर्वत का अभिप्राय उन उच्च संरचनाओं से होगा जो 2135 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। दूसरा प्रमुख उच्चावचीय प्रदेश है पहाड़ियाँ, जो भारत के संपूर्ण भूभाग के लगभग 18.6% भाग पर फैली हुई हैं और इनकी ऊंचाई 2135 मीटर तक होती है, यानी इससे कम ऊंची होती हैं। पठार है वो भारत के संपूर्ण भूभाग के लगभग 27.7% भाग पर विस्तृत है और इनकी ऊंचाई सामान्यतः 305 से 915 मीटर के मध्य होती है। और मैदानी भूभाग है वो 43% क्षेत्र पर फैला हुआ है, यानी भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत उच्चावच कौन सा है? तो जवाब होगा आपका मैदान, जो संपूर्ण भूभाग के 43% भाग पर है। अब उसके बाद बात आती है कि भारत के किस राजपत्र में यानी कौन से गजेटियर में भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया है। तो याद रखें, राजपत्र 1964 में।
भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया है? कौन से राजपत्र में या किस गजेटियर में भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया है? तो जवाब होगा राजपत्र 1964 में। और याद रखें, राजपत्र 1964 में जो वर्गीकरण किया गया है उसके लिए प्रश्न आ जाता है कि राजपत्र 1964 में जो भारत का भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया है वो किस के शोध पर आधारित है? तो याद रखें, यह वर्गीकरण एसपी चटर्जी के शोध पर आधारित है। के शोध पर आधारित। किस पर आधारित है? तो जवाब होगा एसपी चटर्जी के शोध पर आधारित है। और इस राजपत्र में भारत को कितने प्रकार के भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो याद रखें, राजपत्र 1964 में भारत को 3 प्रकार के भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। पहला है बृहत स्तरीय प्रदेश, दूसरा है मध्यम स्तर के भौतिक प्रदेश, मध्यम स्तर के भौतिक प्रदेश, और तीसरा है सूक्ष्म स्तर के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश। तो राजपत्र 1964 में भारत के संपूर्ण भूभाग को 3 प्रकार के भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। बृहत स्तरीय भौतिक प्रदेश हैं, उनकी संख्या बताई गई है 4, यानी भारत को कितने बृहत स्तरीय भौतिक प्रदेशों में बांटा गया राजपत्र 1964 के अनुसार? तो जवाब होगा 4 बृहत स्तरीय भौतिक प्रदेशों में। मध्यम स्तरीय भौतिक प्रदेश 20 और सूक्ष्म स्तरीय भौतिक प्रदेश हैं वो हैं 58। यानी राजपत्र 1964 में भारत के संपूर्ण भूभाग को 4 तो बृहत स्तरीय भौतिक प्रदेशों में, 20 मध्यम स्तरीय भौतिक प्रदेशों में और 58 सूक्ष्म स्तरीय भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर इन 4 के बारे में आपको विशेष याद रखना है कि भारत को किन 4 बृहत भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि यानी प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है भारतीय तट व द्वीप यानी तटीय मैदान व द्वीप समूह है। दोबारा देखें, किस राजपत्र में भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है? जवाब होगा राजपत्र 1964 यानी गजेटियर ऑफ इंडिया 1964 में भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया। और ये वर्गीकरण एसपी चटर्जी के शोध पर आधारित है। इस राजपत्र में भारत को 3 प्रकार के भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है, बृहत स्तरीय भौतिक प्रदेश, मध्यम स्तरीय भौतिक प्रदेश और आपका सूक्ष्म स्तरीय भौतिक प्रदेश। कितने बृहत स्तरीय भौतिक प्रदेशों में? जवाब होगा 4। कितने मध्यम स्तरीय भौतिक प्रदेशों में? जवाब होगा 20। कितने सूक्ष्म स्तरीय भौतिक प्रदेशों में? जवाब होगा 58। फिर बात करें प्रमुख 4 जो बृहत स्तरीय भौतिक प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं? पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, दूसरा विशाल मैदान है, तीसरा है वो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि यानी प्रायद्वीपीय पठार है, और चौथा है वो भारतीय तट व द्वीप यानी तटीय मैदान और द्वीप समूह है। आगे चलकर विभिन्न भूआकृति विज्ञानियों ने भारत को 5 प्रमुख भूआकृति प्रदेशों में विभाजित किया है। उनके द्वारा इनको अलग कर दिया गया, तटीय मैदान और द्वीप समूह है। अब इन भौतिक प्रदेशों को अपन अलग अलग पढ़ें
तो वर्तमान में मुख्यतः भारत को कितने प्रमुख भूआकृति प्रदेशों में बांटा जाता है, तो वो संख्या हो जाएगी आपकी 5। और वो 5 प्रमुख भूआकृति प्रदेश हैं कौन से? कई बार इन भूआकृति प्रदेशों का प्राचीन भूआकृतियों से संबंध पूछ लिया जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी अपन बात महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। प्रसिद्ध भूआकृति विज्ञानी वेगनर ने सन 1912 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और उस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में संपूर्ण जो स्थलीय भाग थे वो पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित थे और उसके चारों ओर अथाह जलराशि का विस्तार था। अर्थात पृथ्वी 2 प्रमुख भागों में विभक्त थी, पेंजिया और पैंथालासा। स्थलीय भाग को पेंजिया कहा गया है और उसके चारों तरफ जो अथाह जलराशि थी उसको पैंथालासा कहा गया है। फिर ऐसा मानते हैं कि इस पेंजिया भाग में दरार पड़ने से पैंथालासा का जल उसमें प्रविष्ट हो गया और पेंजिया के मध्यवर्ती भाग में एक अंतःसागर का निर्माण हुआ जिसे तैतीस सागर कहा जाता है। तैतीस सागर से उत्तर में स्थित पेंजिया को अंगारालैंड कहा गया है, दक्षिण में स्थित पेंजिया के भाग को गोंडवानालैंड कहा गया है। अब उन्हीं प्राचीन भूआकृतियों से पेंजिया के जो ये भाग हैं उनमें से भारत का कौन सा भौतिक प्रदेश किस प्राचीन भूआकृति का भाग है? जैसे पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय जो है उसका संबंध किस प्राचीन भूआकृति से है या भूसंति से है? तो याद रखें, आज जहां हिमालय पर्वतमाला है वहां प्राचीन काल में तैतीस सागर का विस्तार था, यानी तैतीस सागर वाले स्थान पर हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तैतीस सागर को है हिमालय का उत्पत्ति स्थल या हृदय स्थल भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा जो है वो है आपका उत्तर का विशाल मैदान। ये हिमालय के समानांतर फैला हुआ है और याद रखें इसका संबंध भी तैतीस सागर नामक प्राचीन भूसंति से है। तीसरा प्रमुख भौतिक प्रदेश है आपका प्रायद्वीपीय पठार। इसका संबंध है वो गोंडवानालैंड से है। चौथा है तटीय मैदान। इसका संबंध भी गोंडवानालैंड से है। और पांचवा है द्वीप समूह है या भारतीय द्वीप, ये भी गोंडवानालैंड के भाग हैं। कहने का मतलब भारत में अंगारालैंड के अवशेष मौजूद नहीं हैं। याद रखें, पेंजिया के उत्तरी भाग को अंगारालैंड या लोरेशिया भी कहा गया है। सामान्य तौर पर भारत में उसके अवशेष मौजूद नहीं हैं। अब इसके बाद अलग अलग भौतिक प्रदेशों की अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश।